नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुरुवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, तैयारियां पूरी, आदि कैलाश से देंगे बड़ा संदेश। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण की कवायद, प्रवर समिति की बैठक में हुई चर्चा, जल्द तैयार होगा मसौदा। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, इस साल 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने टेका माथा। और उधम सिंह नगर में उजागर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, शराब ठेकों की बैंक गारंटी में खेला गया करोड़ों का खेल, ठेकेदारों से जिला आबकारी अधिकारी का तालमेल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवभूमि दौरे से। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ दौरे पर आएंगे। यहां पीएम मोदी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम के स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री भी पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर राज्य की जनता को कई सौगात देने वाले हैं। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि पर्यटन के लिहाज से भी पीएम का ये दौरा काफी खास रहने वाला है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ उत्तराखंड की इस पावन धरती पे। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए उनके मन में जिस प्रकार से भाव है, जिस प्रकार से वो यहाँ के उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों को एक अपना जैसा मानते हैं। और पूरी हम सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम हमारे सांसदगण, कार्यकर्तागण, जनता, सब उनके दौरे को लेकर उत्साहित है, उनका स्वागत करने को तैयार है। हम लोग तो उत्तराखंड वासी बहुत आतुर हैं उनके लिए, और निश्चित रूप से उनका आना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि आगमन पर स्वागत करने के साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता के लिए कोरी घोषणाओं का पुलिंदा साथ न लाएं। कापड़ी ने कहा कि हमें पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे देखे जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर अब तक नजर नहीं आई है। का और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में, उत्तराखंड में स्वागत करता हूं और पूरी पार्टी हमारी स्वागत कर रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का दौरा किसी राज्य में होता है, किसी जगह पर होता है, तो उस राज्य की जनता टकटका लगाए हुए एक उम्मीद के साथ उस दौरे को देखती है। और ऐसे ही उम्मीद के साथ सारे लोग इस पिथौरागढ़ दौरे को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो राज्य का कुछ भला होगा, कुमाऊं मंडल का कुछ भला होगा, कुछ ऐसी जो सौगात वो देके जाएंगे कि जो धरातल पर दिखाई देगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड में पहले भी कई दौरे हुए हैं, लेकिन दौरों के बाद फिर पता चलता है कि राज्य के हाथ कुछ नहीं लगा। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% आरक्षण दिए जाने पर जल्द ही प्रवर समिति की मुहर लगने वाली है। लेकिन किन पहलुओं पर प्रवर समिति काम कर रही है, अब तक राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए किस किस सरकार ने कदम उठाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य आंदोलनकारियों की मुराद होगी पूरी, हर पहलू पर हो रहा अध्ययन, आरक्षण के मानकों का रखा जा रहा ख्याल, विशेष सत्र पर हो रहा विचार। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के मसले पर गंभीर दिख रही है। धामी सरकार के द्वारा जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र में 10% आरक्षण दिए जाने का विधेयक पेश किया गया, तो वहीं कुछ तकनीकी खामियां विधेयक में थी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी है इसे दूर करने की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के द्वारा प्रवर समिति के अधीन आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण दिए जाने का मसला सौंप दिया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति बनाई गई है, जिसमें सदस्य के रूप में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा काऊ और विनोद चमोली को जगह दी गई। तो वहीं कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद सदस्य के रूप में समिति में हैं। समिति की अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि एक और बैठक समिति की होगी, जिसमें प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी। प्रवर समिति बनी ही इसलिए थी कि हम लोग बहुत विस्तार से उसमें बातचीत करें, किसी भी एंगल पे कोई विषय न छूटे,
आने वाले टाइम पे कोई वैधानिक कठिनाई न आए, इसलिए जब ये विधानसभा के पटल पे जब आया और इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया, तो इसीलिए प्रवर समिति बनी है कि हर बिंदु पे विस्तार से हम लोग गंभीरता से विचार करें और उस पर अंतिम जब मोहर लगे तो किसी को कोई एक इवेंट बट करने का मौका न मिले, इसलिए प्रवर समिति बनी और उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने को लेकर सरकार ने पहली बार कदम बढ़ाया हो। इससे पहले की सरकारों ने भी राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण देने को लेकर मुहर लगाई है। एनडी तिवारी सरकार के द्वारा भी 10% आरक्षण दिए जाने पर मुहर लगी थी, लेकिन केवल आंदोलनकारी को आरक्षण दिए जाने का जीओ जारी हुआ था, जिसे हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। वहीं हरीश रावत सरकार के द्वारा भी राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिए जाने पर मुहर लगी थी, लेकिन राजभवन के द्वारा उसे मंजूर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस विधेयक में आरक्षण देने को लेकर वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया था। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जब ये शुरू किया था तो उस समय एक्ट नहीं बना था, एक जीओ के माध्यम से शुरू हो गया था, जिसके कारण हाईकोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया। और जो हमारा आरक्षण है उसमें हम किसी श्रेणी विशेष को आरक्षण दे सकते हैं, व्यक्ति को ऐसे आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसको लेकर राज्यपाल के यहाँ भी ये मामला लटका। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो आंदोलनकारी हैं उनकी श्रेणीबद्ध उनको किया है, और उसके बाद जो कुछ भी उनको लाभ दिया जा सकता है, बहुत सारे प्रोविजंस उसमें हैं, क्योंकि अब प्रवर समिति की बैठक गतिमान है और इसको बहुत ज़्यादा खोलकर मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक विषय हैं। लेकिन ये सदन में अगर मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आंदोलनकारियों का साथी हूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी हमसे हो पा रहा है, जितना भी मैक्सिमम लाभ हो पाएगा हम अपने लोग। विधानसभा के पटल में आंदोलनकारियों का विधेयक रखा गया। उस विधेयक को जब मैंने पढ़ा और हम कांग्रेस पार्टी ने उसमें कहा कि इस विधेयक में चर्चा की जरूरत है, इसमें ये खामियां हैं, तो सारे विपक्ष ने एक मत होकर कहा हाँ खामियां हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा ही आंदोलनकारियों के हित में रही है। हम ये चाहते हैं कि प्रवर समिति से जो ड्राफ्ट तैयार होकर जाए उसमें कोई भी एक 0.001% भी कोई ऐसी कमी न रह जाए जिसके आगे राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को फिर जो है लंबा संघर्ष करना पड़े। इसलिए उस पर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और अगली बैठक में मुझे लगता है कि ये पूरा हो जाएगा। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण दिए जाने को लेकर जो प्रावधान किया गया है उसमें वर्ग विशेष का होना जरूरी है, और अब प्रवर समिति भी इस पहलू को लेकर लीगल राय ले रही है ताकि कोई अड़चन विधेयक में न रहे। हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर GGIC स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी। रेखा आर्य ने कहा कि बालिकाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें आज भी बालिकाओं को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए मंथन करना चाहिए ताकि बालिकाएं और सशक्त हो सके। देखिए, आज मैं कह सकती हूँ कि हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का दिन है कि सर्वप्रथम आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में समस्त प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देश की समस्त बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये दिवस हम सबके लिए चिंतन का है कि हम बालिकाओं के लिए अभी तक का जो सफ़रनामा है वो कितना कर पाए, और आगे की हमें क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी रूपरेखा जो है वो इस मंथन से तय होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आते हुए निश्चित रूप से लड़कियों से संवाद करते हुए आगे की किसी न किसी रूपरेखा को यहाँ से तय किया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी चुनावी मोड में दिख रही है तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तराखंड दौरा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने उत्तराखंड से दूरी बना ली है। अब ऐसे में कैसे आएंगे कांग्रेस के अच्छे दिन, देखिए रिपोर्ट। चुनावी मोड में बीजेपी, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा। बीजेपी के दिग्गज कर रहे उत्तराखंड दौरा, कांग्रेस के दिग्गजों ने बनाई देवभूमि से दूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने आगामी चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी जान झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने देवभूमि से दूरी बना ली है। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रभारी अब तक कई बार आकर बैठक कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी का अब तक कुछ पता नहीं है। और ये हाल तब है जब कांग्रेस बखूबी इस बात को मानती है कि हार के पीछे का कारण समय पर तैयारी न करना रहा है, यानी कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं।
वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आए नहीं हैं। यहाँ तक कि इसके बारे में जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो उनके पास भी कोई सटीक जवाब नहीं होता। राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित था, यात्रा। जब यात्रा होगी राहुल जी आएंगे। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य जो है सरकार में रहकर लोगों की सेवा करने का होता है। सरकार में रहकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करना हर जगह नहीं होता, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। सुना आपने, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि जब यात्रा होगी तब राहुल गांधी जी आ जाएंगे। यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक को पार्टी के दिग्गजों की कोई जानकारी तक नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी उत्तराखंड पहुंचकर कोई भी चुनावी बैठक तक नहीं की। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रभारी को लेकर सवाल उठने लगे थे। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव में हार के बाद प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड में नजर नहीं आए। अब ऐसे में उत्तराखंड से कांग्रेस दिग्गज नेताओं की दूरी क्या इशारा करता है, और क्या ऐसे आएंगे कांग्रेस के अच्छे दिन? शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए हैं। बुधवार को शुभ मुहूर्त में 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए गए। बता दें कि इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए दरबार साहिब में करीब 2000 से ज्यादा तीर्थयात्री मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जो बोले सोनिहाल के जयकारे लगाए। आपको बता दें कि इस साल खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब में 1,76,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने माथा टेका। डेंगू को लेकर अच्छी खबर है। दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने डेंगू के मरीजों में कमी की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अब भी डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में अभी डेंगू मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अब भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हाँ, देखिए, व्यवस्था बिल्कुल हम लोगों ने अपनी मेंटेन की हुई है। अभी भी हम लोगों ने 120 बेड डेंगू के लिए रिजर्व किए हुए हैं, जिसमें 90 एडल्ट और 30 बच्चों के लिए हैं। और अच्छी बात है कि कुछ पिछले दिनों में नंबर ऑफ पेशेंट में कुछ थोड़ी कमी आई है, सीरियसनेस में भी कमी आई है। और उम्मीद करते हैं कि अब जैसे आप लोग के माध्यम से सभी लोगों में जागरूकता आई है और शासन लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी डेंगू के नंबरों में कमी आई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से शराब ठेकों की बैंक गारंटी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है। देखिए रिपोर्ट। शराब ठेकों की बैंक गारंटी में बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 करोड़ का फर्जीवाड़ा कर डाला। सवालों के घेरे में जिला आबकारी अधिकारी, आखिर किसने की मामले में हीला हवाली। उधम सिंह नगर में शराब ठेकों की बैंक गारंटी में बड़ा खेल खेला गया है। बैंक गारंटी के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। और हैरानी की बात तो ये है कि 3 करोड़ के इस फर्जीवाड़े में जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है। दरअसल उधम सिंह नगर में शराब के नए ठेके आवंटन के समय 12 ठेकेदारों ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा की गारंटी दी। मामला संदिग्ध पाने के बाद जब बैंक से जानकारी ली गई तो पता चला कि बैंक ने ऐसी कोई गारंटी जारी ही नहीं की। इस मामले के सामने आने के बाद आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को नोटिस जारी किया है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि 12 ठेकेदारों ने नई बैंक गारंटी जमा कर दी है। हमारा काम यहाँ है रेवेन्यू कलेक्शन। हमारा पैसा जो सब निर्धारित है वो पैसा डूबना नहीं चाहिए। वो पैसा हमें किसी भी तरीके से सरकार के पक्ष में जमा करवाना होता है। इस संदर्भ में हमने सभी 12 अनुज्ञापियों को एक नोटिस भी भेजा था और उनके द्वारा अब सारी दुकानों का नगद में चालान के माध्यम से सारा पैसा जमा किया जा चुका है।
तो जो हमारा निर्धारित राजस्व था वो हमने सारी दुकानों पर जमा करवा लिया है 100%। अब रही बात नोटिस की, तो अब नोटिस अभी मेरे पास आया नहीं है, और नोटिस आता है अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा। बड़ी हैरानी की बात है, जिम्मेदार अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि 12 ठेकेदारों ने अब नई बैंक गारंटी दे दी है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि पहले बैंक से कोई गारंटी ही नहीं ली गई थी। यानी कि ठेकेदारों के साथ जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से काम किया गया। क्या ऐसे ठेकेदारों को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके कारण फर्जीवाड़ा करना आसान हो जाता है? बहरहाल जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। देखना होगा आगे इस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। राजधानी देहरादून में सुराज सेवा दल ने सचिवालय कूच किया। प्रदर्शन कर रहे सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड यूपीसीएल में बैठे अधिकारियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि यूपीसीएल के एमडी के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, बावजूद सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। सरकार ने जो एमडी यूपीसीएल हैं अनिल यादव, इनके बेटे के खाते में ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन इनको एमडी यूपीसीएल का चार्ज दे दिया। इन्होंने कल माननीय न्यायालय को गुमराह करा। 8-10 लाख रुपए उन्होंने माननीय न्यायालय को जमा करे, झूठे शपथ पत्र दिए और हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने की साजिश कर रहे हैं। सरकार ने 1000 रुपये किसानों को मुआवजा दिया। 1000 रुपये से क्या होगा? बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम चीजों का जो भ्रष्टाचार चरम पर चढ़ चुका है, इसके विरोध में आज हमने सचिवालय कूच करा है। पौड़ी में मत्स्य विभाग ने 25 काश्तकारों के दल को मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए शैक्षणिक दौरे पर भेजा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य योजना के तहत मत्स्य पालन करने वाले काश्तकारों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय शैक्षणिक दौरा भेजा है। और उन्होंने बताया कि क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन योजना के तहत बागेश्वर के डूंगरी गांव में बनाए गए 200 तालाबों में काश्तकार आधुनिक मत्स्य खेती की बारीकियों को सीखेंगे। हमारी एक राज्य योजना अंतर्गत संचालित स्कीम है, पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में जो लोग मछली पालन करना चाह रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, उनको 5 से 7 दिन के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तर्ज पे हम लोग पौड़ी जनपद से अपने जो गत 4 या 5 साल से या 1 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं, उनके ज्ञानार्जन के लिए, जिससे कि उनको वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान हो सके और अन्य जनपदों में किस स्तर का मत्स्य पालन हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए आज हम उनको जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली के भ्रमण पे भेज रहे हैं। समय समय पर मलिन बस्तियों को लेकर सियासी दलों की राजनीति चलती रही है। दोनों ही मुख्य दलों ने खुद के फायदे के लिए इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। वही अब मसला हाउस टैक्स वसूली का सामने आया है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों से भवन कर वसूली शुरू कर दी गई है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों में 5 कैंप की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके लिए नगर निगम ने कड़े नियम और शर्त लागू कर दिए हैं। टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम द्वारा एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। वहीं इस शपथ पत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि नगर निगम की ओर से साल 2018 से मलिन बस्तियों से बंद पड़ी टैक्स वसूली को इस साल शुरू कर दिया गया है। बकाया माफ करते हुए शहर की करीब 129 मलिन बस्तियों के करीब 40,000 घरों से कर वसूली के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों में 5 कैंप की व्यवस्था की गई है, जहां पर मलिन बस्ती के करदाता कैंप में जाकर टैक्स जमा करने का काम कर रहे हैं। वहीं अब निगम टैक्स वसूलने को तैयार है। मलिन बस्ती नियमितीकरण नियमावली के अनुसार साल 2016 के बाद बनी बस्तियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मलिन बस्तियों में भवन कर जमा कराने के लिए शिविर लगेंगे। इसके साथ ही निगम कार्यालय में भी कर जमा कराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस किसी का हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ हो, वो समय से पहले हाउस टैक्स जमा करा ले, जिससे वो पेनल्टी से बच सकते हैं। बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि सभी बस्ती वालों को टैक्स लिया जाएगा। उस कड़ी में हमने ब्रह्मपुरी जो हमारा वार्ड है, वहाँ से टैक्स की शुरुआत करी है। कैंप लगा रहे हैं सब जगह और जो क्षेत्रीय जनता है वहाँ पर जो है अपना टैक्स जमा करा रहे हैं। टैक्स के साथ साथ कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं
वहाँ जाकर उन समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। टैक्स में कुछ दिक्कतें भी आ रही, निकट भविष्य में जो है उन टैक्स की जो दिक्कत आ रही हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करें। बता दें कि मलिन बस्ती के जो करदाता हैं वो टैक्स के साथ एक शपथ पत्र भी भर रहे हैं। नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भवन कर केवल निर्माण के लिए लिया जा रहा है, भूमि पर उनका कोई भी अधिकार नहीं माना जाएगा और मलिन बस्ती नियमावली 2016 का उन्हें पालन करना होगा। घर का टैक्स जमा करने से संपत्ति पर उनके मालिकाना हक सिद्ध नहीं होगा और भवन स्वामी किसी भी सरकारी आदेश के खिलाफ कोई वाद दायर नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। टैक्स जमा करने की नगर निगम द्वारा शुरुआत की गई है मुहिम, जिसमें एक शपथ पत्र भी वहाँ के निवासियों से लिया जा रहा है, जिसको जो कि बहुत आपत्तिजनक है। उसमें एक क्लॉज ऐसा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप ये शपथ पत्र में ये लिखें कि आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये घोर आपत्तिजनक है। संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हमारा भारतवर्ष पूरे संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। आप किसी को ये नहीं कह सकते आप माननीय न्यायालय में नहीं जा सकते। मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को लेकर समय समय पर सियासत होती रही है। सभी दलों ने अपने वोट बैंक साधने के मकसद से इनका इस्तेमाल किया। बहरहाल जिस तरह से अब मामला सामने आया है, इसे लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। हल्द्वानी पुलिस ने घरों से जेवरात चोरी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, 29 सितंबर को मुखानी क्षेत्र में एक चोरी हुई थी। इसमें पहले हमारे द्वारा कुछ अभियुक्तों से कुछ चोरी का सामान बरामद किया गया था, लेकिन कुछ सामान बच गया था और इस जो चोरी का अपराध है इसमें कुछ और लोग थे जो गिरोह बनाकर इस तरीके की चोरी का कार्य कर रहे थे। तो आज हमारे द्वारा 4 लोगों को, 4 अभियुक्तों को और एक नाबालिग को भी इस मामले में पकड़ा है। इनसे जो चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। इस सारे प्रकरण में एक ज्वेलर जो चोरी का सामान खरीदा था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और एक जो ज्वेलरी का कारीगर का काम करता था उसकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। वहीं टिहरी के ग्राम सौंदी, दीनगांव, मुखमाल गांव, सिलोड और खुरमाला में तहसील प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 70 नाली भांग की खेती को नष्ट किया है। बता दें कि कार्रवाई करने वाली टीम ने ग्रामीणों के साथ बैठकर के उन्हें भांग की खेती के खिलाफ भी जागरूक किया। साथ ही ग्रामीणों को एनडीपीएस एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई की भी जानकारी दी। ये जो है प्रतापनगर तहसील के सौंदी और ये दीनगांव, खुरमोला है, इधर आपका मुखमाल गांव है। इन गांव में जो है कुछ खबर मिली थी, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि भांग की खेती की जा रही है और इसके लिए हमने अभी 3-4 दिन पहले अपने राजस्व की टीम को भेज के सर्वे करवाया था। उसमें ये इन गांव में ये पाया गया, लेकिन इन गांव में हमने लगभग 70 नाली से अधिक भूमि पर जो भांग की खेती है वो चिन्हित की है और उसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुरुवार को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, तैयारियां पूरी, आदि कैलाश से देंगे बड़ा संदेश। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण की कवायद, प्रवर समिति की बैठक में हुई चर्चा, जल्द तैयार होगा मसौदा। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, इस साल 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने टेका माथा। और उधम सिंह नगर में उजागर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, शराब ठेकों की बैंक गारंटी में खेला गया करोड़ों का खेल, ठेकेदारों से जिला आबकारी अधिकारी का तालमेल।